शख्स से शख्सियत इस कार्यक्रम में आज हम जन संवेदना एनजीओ के अध्यक्ष श्री राधेश्याम अग्रवाल जी के से रूबरू हैं। उनका सफ़रनामा, कहाँ से उन्होंने शुरू किया, कहाँ तक आए और आगे वो क्या करना चाहते हैं, इस विषय पर उनसे चर्चा करेंगे। जन संवेदना का कार्य मुख्यतः जन साधारण की सेवा करना है और उसमें भी जो अंतिम यात्रा है, जो ऐसे शख्स जिनकी मृत्यु हो जाती है, निधन हो जाता है, उनको अंतिम यात्रा तक पहुंचाना, ये बड़ा पुनीत कार्य जन संवेदना कर रही है। और भी ऐसे कई कार्य हैं आवश्यक और जिनको उपलब्ध नहीं होता है भोजन, उनको भोजन उपलब्ध करवाना। तो इस प्रकार के कई कार्य जन संवेदना करती है। आज हम रूबरू हैं जन संवेदना के अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवाल जी से। अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। और इसमें जो आप अभी जन संवेदना का कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे कार्य इसमें सम्मिलित हैं। इन कार्यों के प्रति रुझान, इन कार्यों में जुट जाना, आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से और कैसे और कब मिली? जन संवेदना का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। 2005 में एक कोइंसिडेंस ऐसी घटना हुई जब मेरे जीवन का सब मेरा पारिवारिक दायित्व वगैरह सब पूरा हो गया, तो मैंने सोचा कि जीवन में ऐसा काम करें कि जो एक समाज के लिए और जो लोगों की जनहित के लिए, जन भावनाओं के लिए, तो कुछ लोग 4-5 लोग बैठे थे। तो उस समय क्यों ना एनजीओ का गठन किया जाए, तो एक नाम प्रस्तावित हुआ कि जन संवेदना। तो जन संवेदना जनवरी 2005, आज भी वो तारीख मालूम है, 4 जनवरी 2005। जो कोइंसिडेंस घटना है, उसके पहले मेरे साथ बॉम्बे के अंदर तेज गति की अर्बन ट्रेन के अंदर मैं दूसरे से एक पे पैदल वाले से न चढ़ के, जो पट्टियों से गुजरता उससे जाके 1 से 2 से 1 पे पहुंच गया और सीढ़ियों से नहीं चढ़ के मैं पार नहीं हुआ। उधर ट्रेन जो थी, मुझे नहीं पता क्या थी, पर मेरे पीछे एक व्यक्ति और था, वो जो झोला टांगे था, वो मेरे पास आया और मुझसे बोला, तुमने मौत देखी? मैंने कहा मैंने मौत नहीं देखी। कि तुम्हारे पचकड़े उड़ जाते, तुम तो अभी लावारिस हो जाते, देखो वो मौत वहाँ खड़ी है। तो परेल रेलवे स्टेशन पे तेज गति की ट्रेन 1 पे खड़ी हुई थी। उन चंद लम्हों में 2 मिनट के बाद ही उसने मेरे को झंझोड़ के रख दिया। वो ईश्वर तू क्या करा रहा था, क्या होने जा रहा था। उन जो भी घटना थी वो मैं बताना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे और मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ बार बार। मैं भोपाल आया, भोपाल में मैंने लावारिस लाशों की दुर्दशा देखी। तो पुलिस चंदा इधर उधर से कुछ लेके इकट्ठा करके उन लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कराती थी। डॉक्टर सतपति से मिला, उनने कहा अग्रवाल तुम देखो, मैं तो यहाँ रोज़ 2-2, 4-4, 5-5 पोस्टमार्टम लावारिस लाश के करता हूँ। पुलिस को बड़ी फजीहत उठानी पड़ती है, दफनाने के लिए बहुत परेशानी होती है, अंतिम संस्कार कराना पड़ता है, तुम तो आज से यही काम करो। तो हम लोगों ने 4-5 लोग थे, निर्णय हुआ, मुझे अध्यक्ष बनाया गया, समिति का गठन हुआ और उसमें और भी 4-5-6 उद्देश्य जोड़े, जिसमें कि निराश्रित बेसहारा लावारिस लोगों का अंतिम संस्कार, उसके बाद जो लोग पीड़ित हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनको भोजन वितरण, ज़रूरतमंदों को वस्त्र वितरण और ठंड वगैरह के सीजन में उनको कंबल और ऊनी कपड़े का वितरण। और जो गरीब कन्या हैं उनको शादी ब्याह में कोई दिक्कत आ रही है तो उनको शादी ब्याह की व्यवस्था करानी। ये सब चीज़ें मैं दवाइयों से, इलाज वाले उससे दूर रहा। और इसके बाद अंतिम यात्रा में उनको वाहनों की व्यवस्था,
मर्चरी बॉक्स की व्यवस्था जन संवेदना के माध्यम से की गई। जी अग्रवाल साहब, आपने नौकरी भी की, पत्रकारिता भी की, उस बारे में कुछ आप बताएंगे? बहुत समय तो मुझे नौकरी का दायित्व मिला, तो मैं कंपाउंडर की नौकरी जो होती है उस ज़माने में मैंने ट्रेनिंग करके कंपाउंडर बना। तो स्टेट गवर्नमेंट में हर जगह ट्रांसफ़र वगैरह कर दिए जाते थे, तो 7 साल में 7 जगह बिस्तर लेके बच्चों के साथ घूमता रहा। तो मैंने सोचा क्यों ना भारत हेवी इलेक्ट्रिकल ज्वाइन किया जाए। तो मैंने परिवर्तन आया एक नया, तो मैं सन 1974 में BHL ज्वाइन किया। BHL में भोपाल में रहने के बाद मेरे में सब उतार चढ़ाव परिवर्तन ऐसे आते रहे कि मुझे अंततः BHL मैनेजमेंट से भी कुछ विरोधाभास होने का कारण ये रहा कि मैं BHL में जॉब के साथ दैनिक भास्कर में भी पार्ट टाइम सेवाएं देता था, उनको खबरें देता था, खबरें लगती थी। तो ये सब होने के बाद प्रबंधन ने मेरे साथ नाराज़गी व्यक्त की, मेरे को पनिश भी किया। पर उस समय के तत्कालिक केस के हांडा ने मुझे रीएस्टेट करके वापस बुला लिया और मेरी योग्यता कि ये आदमी तो मैसेंजर की तरह काम करेगा, तो मुझे जनसंपर्क में रखा, जबकि मेरी वो पोस्ट नहीं थी, मेरी टेक्निकल कोई पोस्ट PRO की नहीं थी, और मुझे जनसंपर्क में रखा। और जब तक हांडा साहब रहे या जनसंपर्क में 10 साल मैंने गुजारे, उन 10 साल में मेरा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल के जनसंपर्क से मेरा जीवन भी परिवर्तित हो गया। और 2000 में मैंने सोचा कि अब क्यों ना अपन VRS ले लें, तो वॉलंटरी रिटायरमेंट 2000 में लेने के बाद भास्कर की सेवाएं तो चलती रही, पर इसी बीच में भास्कर में परिवर्तन आए। तो उन्होंने कहा साहब आप कल से आप नौकरी नहीं आओगे, तो हमने कहा कि ये टर्मिनेट करेंगे, हटाने कहेंगे तो शहर में एक नई वो जाएगी। तो हमने, मैं और मनोहर पाठक, कैलाश गौर रिटायर होने वाले थे, तो हम गए। तो हमने कहा साहब NK सिंह साहब से कि साहब हम कल से नहीं आएंगे, पर आप कभी फाइलें उठा के देख लेना, हम वो लोग हैं जो आधी रात इस भास्कर के लिए हमने खून पसीना एक किया और सोए नहीं है। साथ सम्मान हम भास्कर से बाहर आए। इसके बाद ऐसा ये 2-1 साल और 1-2 पेपरों में फिर अंत में यह हुआ कि ये जो घटना मुंबई वाली हुई, मुंबई वाली ने मेरी घटना का दिल बदल दिया। बच्चों वगैरह की शादी ब्याह सब हो चुके थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मानव सेवा ही माधव सेवा का एक नाम प्रकल्प देके इस शहर में काम किया जाए। इन 15 साल में मैं छोटे से लेकर बड़े शहर के हर अजीज का हमदर्द वो हो गया कि हर आदमी मुझे, इस भोपाल में जितनी पॉपुलेशन है उसका 1/4 हिस्से के पास मेरा टेलीफोन नंबर है। अभी कोविड काल के अंदर भी जो पिछला और अभी भी जिनके यहाँ गमी हुई है उनके यहाँ मेरे नंबर सेव थे। उनको मैंने तत्काल जितनी भी जो भी सहायता होती है अंतिम संस्कार की, गाड़ी की, इसके बाद होशंगाबाद नर्मदा जी ले जाने की, कोविड में जो 3-4 शमशान घाट थे वहाँ कोविड की डेड बॉडी ले जाने की, जल्दी पहुंचाने की, बाहर के लोगों की, यहाँ तक कि राजगढ़ जिला, पचोर के लोग, होशंगाबाद बाहर के लोग, यहाँ तक कि राजभवन से भी एक मैडम का फ़ोन आया, उनका कोई रिश्तेदार को कोविड में डेथ हो गई थी, तो कह रहे थे भैया कैसे ना इसकी डेड बॉडी जल्दी से भदभदा पहुँच जाए। तो सब ईश्वर ने ऐसी शक्ति दी थी कि वो जो लोग मेरे से कनेक्शन में जुड़े हुए थे, मुक्ति वाहन के ड्राइवर, और जो अंतिम संस्कार मुंशी लोग जो शमशानों घाटों में कराते हैं, उनने तत्काल मदद की और उनको लीक से हटकर मदद करके उनको उनकी जो परेशानी है दूर है। कोई किसी के परिवार में जब मृत्यु होती है तो उसका एक ओरा अलग होता है, तो उसमें बट किंतु परंतु नहीं देखा जाता। कि अभी इन 2 महीने के कोविड काल में ऐसे फ़ोन आए, मैं उनसे कहता आपका नंबर दे दो, मैं आपको 10-12 नंबर दे देता हूँ, आप उनको कॉल कर लेना, गाड़ी आपके यहाँ पहुँच जाएगी। और अंतिम संस्कार के सामान की भी जो व्यवस्था थी उसके लिए भी बता दिया कि आप यहाँ पहुँच जाना, सामान मिल जाएगा। दाह संस्कार की कोई दिक्कत आए तो आप वहाँ पे जाएं, और जो दाह संस्कार की लकड़ी तोलता है तो उससे बोल देना और जन संवेदना के नाम लिखा देना, लकड़ी का पेमेंट हो जाएगा। आप अपने व्यक्ति की जो भी गमी हुई है उसको साथ सम्मान उसका अंतिम संस्कार करें। इसके बाद हमने सोचा कि सुल्तानी अस्पताल, हमीदिया अस्पताल और जो बड़े बड़े अस्पताल उनके बाहर लोग पड़े हैं, आज टाइम गैस चूल्हे का वो स्टोव चूल्हा नहीं है कि लोग पहले 4 रोटी बना लिया करते थे। तो हमने कहा ऐसे रोज के 100, 200, 250 फूड पैकेट हमने चंद्रिका भोजनालय वालों से बात की, तो रेडीमेड थाली में 6 पूड़ी, सब्जी और मिठाई
हम बोलते हैं 200 तो 200, 100 तो 100, वो तैयार करके ताज़ा भोजन हमको भेजते हैं। हम साथ सम्मान उनको लाइन में महिलाओं को आवाज़ लगाते हैं, पुरुषों को आवाज़ लगाते हैं कि भाई आप लाइन में लग जाएं और साथ सम्मान भोजन प्राप्त करें। इस तरह भोजन। इसके बाद हम ईंट भट्टों के एरिया में जाते हैं जहाँ बिल्कुल बच्चे फटे पुराने कपड़े पहने हुए और कपड़े फटे हुए हैं, उन लोगों के बीच में वस्त्र वितरण करते हैं। ठंड के टाइम पे कंबल और ऊनी कपड़े वितरित करते हैं। ये सेवाएं जन संवेदना पिछले 15 साल से करती आ रही है। अभी तक ऑन रिकॉर्ड जो तहरीर है, जो रसीदें हैं, 7,650 से अधिक नवजात शिशु, महिलाएं, पुरुष और लावारिस उन लोगों का अंतिम संस्कार जन संवेदना संस्था करा चुकी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मानव सेवा ही माधव सेवा को आपने लक्ष्य बनाया और उसी लक्ष्य को मन में धारण करते हुए आप आगे बढ़े। इस बीच में आपको बहुत परेशानियां भी आई होंगी, कहीं ना कहीं कई जगह आपको असहयोग भी मिला होगा। ऐसे कोई उदाहरण हो या कुछ हो आपके संज्ञान में तो आप शेयर करेंगे हमारे साथ। भाई साहब, कई बार ऐसे उतार चढ़ा हुआ है कि मैंने जन संवेदना को जब किनारे देखा कि ये डूब रही है, कुछ हो रहा है, तो मुझे ऐसे हाथ भी मिल गए जिन्होंने मुझे पैसा दे दिया कि आप इसको ऑन लोन ले लो। मैंने ऑन लोन लिया, मैंने वापस करना चाहता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं आपको पैसा वापस करने की। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ कि उन्होंने वो देवदूत के बन के आए थे, उनने संस्था को धरातल में गिरने से बचाया, और वो मुझे आज भी याद आएंगे और हमेशा याद रहेंगे। ऐसी भी घटनाएं हुई। तो कई घटनाएं ऐसी हुई कि ये मुक्ति वाहन घड़ी है। इस मुक्ति वाहन के लिए मेघराज जैन साहब ने पैसा दिया। मुझे दिल था कि मैं शांति वाहन जन संवेदना की शहर में घूमे, तो उनने 5.5 लाख रुपए दिए। गाड़ी आ रही थी 8.5 लाख रुपए में। तो 11 लोगों को मैंने पत्र लिखा। उनमें एक IAS से रिटायर्ड अतुल सिन्हा, अतुल सिन्हा ने बिना कहे 11,000 का चेक मेरे पास, उन 15 लोगों में 11 जगह से 11,000 के चेक आ गए। और जिसके यहाँ से गाड़ी उठनी थी, मैंने एडवांस दे दिया कि सब आ जाएंगे, आपका पेमेंट आप चिंता मत करो। उनने गाड़ी दे दी, मतलब पहले। तो ये चीज़ें स्मरणीय रहती, याद रहती है कि इस पर तो है कहीं ना कहीं से भी, अगर अपनी इच्छा शक्ति और अपना विल पावर है और अपन जो चाहते हैं भगवान उसको पूरी करता है। क्योंकि दूसरों से जुड़ा मामला है, मेरे खुद के लिए नहीं था, इसमें दूसरों के हित जुड़े हुए थे। परहित के लिए आपने जो कार्य किया उसमें ईश्वर ने भी आपकी मदद की। ईश्वर नागरिकों के रूप में सामने आए, उन्होंने भी आपकी मदद की और आप इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक लेकर के आए। इसमें आपने बताया जैसा कि आप छोटे बच्चों की भी मदद की आपने, और जो लावारिस लाशें हैं उनका अंतिम संस्कार भी आपने कराया। अब इसमें कहीं पुलिस की भूमिका भी आती होगी, तो पुलिस विभाग की तरफ से या पुलिस की तरफ से आपको क्या सहयोग या असहयोग क्या रहा, वो भी थोड़ा सा बताना चाहेंगे। पुलिस तो खुद ही भोपाल के जितने भी थाने हैं, क्योंकि अनंत कुमार सिंह जब तत्कालीन SP थे तो एक सर्कुलर जारी करके गए थे कि आपके थानों में कभी भी कोई लावारिस लाश आए तो जन संवेदना में जाएं और जन संवेदना से मदद लेकर उसका अंतिम संस्कार करें। तो 2006 या 2007 में अनंत कुमार सिंह SP भोपाल हुआ करते थे। उसके बाद जो क्रम चला वो चलता गया, कारण पुलिस से मुझे कहीं सहयोग नहीं मिला। और पुलिस वाले लेके आते हैं चिट्ठी, और मैं 3 जगह फार्म भरवाता हूँ। हर साल मेरा ऑडिट होता है। मैं इसको बिल्कुल इस तरह मानता हूँ कि ये ऐसा पैसा है कि अगर इसमें कुछ भी हो गया तो मुझे तो मेरा मानना है कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, हिंदू हूँ, भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ हूँ, तो 10 पीढ़ियों तक मुझे इसका 1 रुपया भी मुझे निपटा देगा और छोड़ेगा नहीं। तो मेरे को तो इस शहर में मेरे को किसी से भी कोई वो नहीं है, नाराज़गी नहीं है, कोई वो नहीं है। पूरे लोगों का सहयोग मिला, छोटा हो, उद्योगपति हो, नेता हो, राजनेता हो, शासन हो, प्रशासन हो, सब ने मुझे सहयोग दिया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।
कि मैं अपने काम में 85% आज की तारीख में सफल हो गया। 10-15% तो जीवन का है जो भी चलता रहे। पर यह है कि जिस जगह बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ईश्वर से प्रार्थना है कि ये जगह चिरस्थायी बनी रहे, क्योंकि ये लीज की जगह है, डॉक्टर क्लब की जगह जिन्होंने दी है, जन संवेदना को एक अलॉटेड करके दे दी है। शासन के पास पत्र व्यवहार चल रहा है, कागज ये अलॉट हो जाएगी। मैं रहूं ना रहूं, ये जन संवेदना जब तक सृष्टि है जब तक चलती रहेगी। अब इसमें एक बात मेरे मन में उठ रही है कि जो क्या है, पैसे के बिना तो सब कुछ बेकार है, पैसे के बिना कोई काम हो नहीं सकता। तो जो पैसे का समस्या आपको कभी आती होगी, ऐसा कोई अवसर आया कि आपको आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है और आर्थिक स्थिति की आपको परिस्थितियों का ऐसा सामना करना पड़ा हो जिसमें कि आर्थिक स्थिति अपनी थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो अपन कहाँ से पैसा का इंतजाम करें, या ऐसा कोई अवसर तो आपका नहीं आया? एक बार ऐसी घटना हुई कि एट ए टाइम 8 लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार, उस 8 लावारिस लाश की अंतिम संस्कार के 24 घंटे पहले कोई देवानंद बन के एक आदमी आया, व्यक्ति, वो कहने लगा मैं आयकर विभाग से आया हूँ, मुझे 15 देना। तो लड़कियों ने सुना 3 सुन लिया जो भी हो, तो उनने 500 के नोट की गड्डी रखी और चुपचाप अंदर। मैं इतनी देर में आया क्योंकि साहब एक साहब आए थे, वो डिब्बे में डाल रहे थे, तो ये पैसा है। तो मैं देखा, मैंने 15,000 रुपये, तुमने रसीद काट के, वो तो कह रहे थे रसीद मत काटो, आप तो रख लो जन संवेदना की। मैंने इनकम टैक्स में जाके तलाश किया, कोई देवानंद नाम से, तो एक मेरे जो सीए थे, यूँ कह रहा आपके पास सीए ने इंक्वायरी की, कोई दे के ही गया है या गुप्त नाम से या देवानंद नाम से, वो रसीद भेज दो जहाँ पे है। तो देखा तो वो 15,000 जो आदमी देके गया, उसे क्या पता था कि 8 लोगों को, इस व्यक्ति को अंतिम संस्कार कराना है। और जबकि उस दिन जन संवेदना के अकाउंट में 100 रुपये भी नहीं थे। तो देवदूत बन के भी लोग फरिश्ते की तरह इस संस्था में आए, और उन्होंने कोई चेन्नई में, तो चेन्नई से 11,000 का चेक भेज दिया। कहाँ से कहाँ भेजते, तो मुझे तो कल्पना नहीं है कि अच्छे काम करोगे उसके परिणाम अच्छे होते हैं। मैं तो लोगों से सोचता हूँ, बी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव और कीप पॉजिटिव। अच्छा करके देखो और मुड़ के मत देखो। आपके साथ ईश्वर है और वो सब अच्छा ही कराता है। मैं आज बताता हूँ कि मैं, कोई कहता साहब कलयुग है, मैं कहता हूँ कोई कलयुग नहीं है। मैं 56 भोग की थाली में बैठ के खा रहा हूँ। ज्वाइंट फैमिली है, 2 बेटे साथ में, दोनों बहुएं साथ रहती हैं, दोनों बेटी दामाद भोपाल में, दोनों बेटी दामाद की पोस्ट में, छोटी बेटी के दोनों बेटे, एक बेटा यूएसए में, दूसरा बेटा केमिकल से, बड़ी बेटी का बेटा सीए है, बड़ी बेटी आपूर्ति निगम में अधिकारी, छोटी बेटी दूरदर्शन में अधिकारी है, और छोटी दामाद है जो नाबार्ड में अपर महाप्रबंधक है, अब इस समय शिमला में। अच्छे समधी मिले, अच्छे रिश्तेदार मिले, ये सब करिश्मा उसी का है। बिल्कुल, यानी ईश्वर ने आपको हर कदम पे इस सत्कार्य के लिए साथ दिया और कहीं पर कोई असुविधा या दिक्कत आपको पड़े ऐसा अवसर नहीं आने दिया। अब एक अंतिम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ तक तो आप आए, बहुत कठिनाइयाँ बीच बीच में आपको आई और उन कठिनाइयों को सॉल्व करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे। अब इसके अलावा आपके मन में कोई ऐसी इच्छा हो कि मैं ये भी करना चाहता हूँ, तो ऐसा कुछ है जो आपको अपूर्ण लग रहा हो और उसको पूरा करना चाहते हैं आप? भाई साहब, मैं संतुष्ट हूँ। जो वर्तमान में जितनी चादर का कहा है ना, कभी जितनी चादर उतनी फैलाना चाहिए, उतनी चादर ही के अंदर में रहूं तो वही ठीक हैगा। सेवाएं तो दुनिया की बहुत लंबी हैं, उसकी चादर बहुत लंबी है, बहुत लंबाई इतनी खिंच जाएगी कि अपन नहीं कर पाएंगे। ये बिल्कुल ठीक। राधेश्याम अग्रवाल जी, हम आपका समय लिया, आपने समय दिया, आपने साक्षात्कार पूरा दिया, जन संवेदना के बारे में आपने पूरी स्थिति बताई, किस प्रकार से आप लोगों का सेवा कर रहे हैं। ईश्वर इसमें आपकी मदद कर रहा है। और इन्हीं शब्दों के साथ हम साक्षात्कार को आज समाप्त करते हैं और आपका
ये कार्य और उत्तरोत्तर आपको असुविधा से बचाए, ऐसी कामना करते हैं और इस कार्य को आप अच्छी तरह से करते रहें, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।